आज 10th ऑफ अक्टूबर का जो एडिटोरियल आप देख पा रहे हैं, आज फिर इसराइल और हमास के जो वॉर है उसको लेके है। और यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन का मतलब मूल पाप। वैसे तो अगर ओरिजिनल सिन हम देखें क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल सिन वो होता है जो एडम और ईव ने गॉड की आज्ञा का उल्लंघन करके किया था, जो ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट खाए थे उन्होंने। पर यहाँ पे ओरिजिनल सिन मतलब वो एक मेन गलती जिसकी वजह से ये झगड़ा देखने को मिलता है, उसको ओरिजिनल सिन कहा है। और उसको हमें पता चलेगा थोड़ा सा बाद में जाके एडिटोरियल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बताते हैं वो ऑन द अटैक ऑफ इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि जो आज का आर्टिकल है वो जो अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, और जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपाई करने का मतलब है जो कब्जा किया है किसने, फिलिस्तीन के ऊपर, जो इसराइल ने कुछ हिस्सों को कब्जाया हुआ है उसको लेके है। तो वो बोलते हैं इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि पैलेस्टाइन का जो ऑक्यूपेशन है, पैलेस्टाइन पे जो कब्जा किया है, पैलेस्टीन टेरिटरीज पे, फिलिस्तीन की सीमाओं पे मस्ट एंड, वो एंड होना चाहिए। और लास्टिंग पीस, लास्टिंग पीस का मतलब एक लंबी उसके लिए शांति के लिए, यानी कि जो अंत तक बने रहे, अंत तक लास्ट करे। तो इसलिए वो कहते हैं कि इजरायली ऑक्यूपेशन जो फलस्तीन की टेरिटरीज पे है उसको अंत करना चाहिए अगर लंबी शांति चाहते हैं, क्योंकि जब तक इसराइल जो है फिलिस्तीन के कुछ कब्जाए हुए इलाकों को फ्री नहीं करेगा तो फिलिस्तीन उसके अगेंस्ट ऐसे एक्शन लेता रहेगा। तो मेन एडिटोरियल में चलते हैं। द अनप्रेसिडेंट, प्रिसीड करने का मतलब होता है जो पहले हो चुका हो, जिसकी मिसाल पहले हो, और अनप्रेसिडेंट जो पहले ना हुआ हो, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती हो। तो सरप्राइज अटैक, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा सरप्राइज अटैक बाई हमास, हमास के द्वारा ऑन इजराइल ऑन सैटरडे, जो सैटरडे को हमास के द्वारा किया गया है, किलिंग सम 700 पीपल, करीब 700 लोगों को किल करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन होता है ग्रामर में। तो जैसे इसका मतलब है कि 7,000, जैसे उन्होंने लिखा है कि जो सरप्राइज अटैक था हमास का इसराइल के ऊपर सैटरडे को, किलिंग सम 70 पीपल, यानी कि 700 लोगों को मारते हुए। ये तो हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होती है, बट हिंदी ऐसे नहीं बोलते। तो इसके लिए हिंदी को हम कैसे लेंगे कि जो अपूर्व, अभूतपूर्व जिसे बोलते हैं, जो भूतपूर्व आश्चर्य में डालने वाला जो अटैक था हमास का सैटरडे को इसराइल के ऊपर, उसमें क्या हुआ, 700 लोग घायल हुए। तो वो क्या कहता है ये वाला, अब देखो मेन वर्ब है आपकी ये, द अनप्रेसिडेंट सरप्राइज अटैक, यानी कि जो अटैक है, इस अटैक को क्या करना चाहिए, शुड सर्व, काम आना चाहिए। ठीक है ना। तो बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, अटैक के बारे में लिखा है कि कौन सा अटैक, 700 लोग जिसमें मारे गए हैं सैटरडे को इसराइल के ऊपर हमास को के द्वारा जो किया गया अटैक है, उसे काम आना चाहिए एक रिमाइंडर के रूप में, एक याद दिलाने वाली चीज के रूप में। क्या याद दिलाना, ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ सिचुएशन। अनसस्टेनेबिलिटी का मतलब अस्थिरता, सस्टेन करने का मतलब है जो चीज बनी रहती है, और यहाँ पे अनसस्टेनेबिलिटी का मतलब जो ना बनी रहे, यानी कि अस्थिर रहे। इसको किसका रिमाइंडर होगा, एक सिचुएशन की अस्थिरता का, इन द ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉक ब्लॉक्ड फैलेस्टाइन टेरिटरीज। कहे में ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉक्ड, यानी कि जो ऑक्यूपाइड का मतलब कब्जा की गई, और ब्लॉक्ड ब्लॉक कर दी गई, जिसमें मतलब फिलिस्तीन की एंट्री बंद कर दी गई है, फिलिस्तीन टेरिटरी, फिलिस्तीन की सीमा में। तो यहाँ पे वो बताता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने किसी के देश को कब्जा किया हुआ है, किसी की सीमा में, किसी के क्षेत्र में, और उसमें उसकी एंट्री भी ब्लॉक कर दी है, तो ऐसी सिचुएशन की अनस्टेबिलिटी का रिमाइंडर होना चाहिए, यानी कि ऐसे में स्थिति अस्थिर ही रहेगी, क्योंकि दूसरी जिसकी जमीन को कब्जाया गया है वो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करता रहेगा। एंड द डेंजर्स, और खतरे का याद दिलाने वाला होना चाहिए, ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, सच एज हमास, जो हमास है, पोज टू इसराइल। अब यहाँ पे पोज का मतलब क्या है, देखो ये खतरा जो है हमास पोज करता है, तो वो खतरा जो हमास पोज करता है किसको, इसराइल के लिए, यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर होता है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि जैसे आतंकवादी संगठन है, ये किसी देश या किसी पॉलिटिकल पार्टी या उससे तो जुड़ा हुआ नहीं करते, ये सब कुछ अपना अपने आप संचालित करते हैं, अपने आप टेररिस्ट अटैक करते हैं। हाँ, ये होता है कि गवर्नमेंट की इनके पीछे एक छिपी सपोर्ट तो रहती है, पर देखे तो वो किसी देश के प्रधानमंत्री, नेता या इस तरह की कोई मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो हमला हुआ है हमास के द्वारा, ये इस चीज का रिमाइंडर होना चाहिए कि अगर किसी की टेरिटरी को कब्जाया हुआ है और वहां पे आपने उनकी एंट्री ब्लॉक की हुई है, तो ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में स्थिति अस्थिर रहेगी और हमास जैसे नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, यानी कि इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है, वो इसराइल जैसे कंट्री के खिलाफ खतरा बनते रहेंगे। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी आर्मी कितनी मजबूत है और उनकी जो जासूसी संस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत हैं, वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग। टेंशंस जो है फ्लेयर होती रही है इन द वेस्ट बैंक फॉर मंथ्स। फ्लेयरिंग का मतलब होता है यानी कि कोई चीज बहुत ज़्यादा विस्तृत होती रही है, बढ़ती रही है। तो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि आतंकवादियों की गतिविधियाँ वहाँ बढ़ती रही, यानी कि स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण होती रही। तो वहाँ पे क्या होती रही है? अब हैव बीन का मतलब क्या होता है? हैव बीन जब कुछ टाइम से काम लगातार चल रहा हो तो फिर हैव बीन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कोई मेरा दोस्त है और मुझे ये बोलना है कि हम 6 महीने से 6 साल से दोस्त हैं, तो मेरा सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे लिखें वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी के हम के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं वी आर फ्रेंड्स फॉर 6 ईयर्स। ये लिखना गलत होगा, क्योंकि अगर आप देखें आर का मतलब यहाँ पे देखें, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है, वी आर फ्रेंड्स हम दोस्त हैं, और फिर आप डाल रहे हो 6 साल से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो पहली बार ये काम नहीं होता कि वो बताए 6 साल से क्या चल रहा है। उसका तो मतलब एक रिपीटेड एक्टिविटी बताना होता है, जैसे हम सुबह इस टाइम उठते हैं शाम को जाते हैं, वो झूठ बोलता है। तो पहली चीज तो इसलिए गलत हो जाता है। और फिर अगर मैं सीधे हिंदी मीनिंग की तरफ जाऊं, वी आर में आर का मीनिंग बनता है हैं, और यहाँ पे लिखा है 6 साल। तो आप क्या कहेंगे, 6 साल हैं या 6 साल हो चुके हैं? तो इसलिए आप यहाँ पे हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि 6 साल है नहीं, हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है कि सिचुएशन जो है वो कुछ टाइम से क्या करती रही है, प्लेयर होती रही है। यहाँ पे इसराइल उसमें सॉरी बोलते हैं वेस्ट बैंक में, जो इसराइल का दूसरा हिस्सा है, गाजा पट्टी से दूसरा हिस्सा जो है वहां पे वो वेस्ट बैंक का है। तो जो महीनों से सिचुएशन वहां पे क्लियर होती रही है, बट नोबडी एक्सपेक्टेड, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी सच ए कोऑर्डिनेटेड, इतना संयोजित। कोऑर्डिनेटेड का मतलब जैसे सबने बिल्कुल एक साथ मिलके किया है, लो टेक जिसमें बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी गई है, यट लीथल। लीथल का मतलब फिर भी बहुत ही घातक इनकर्सन हुआ है ऑफ गाजा में। इनकर्सन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से हमला। तो यहाँ पे इतना सुनियोजित, इतना लो टेक और इतना लीथल जो इनकर्सन हुआ है, यानी कि दूसरे की सीमा में घुस के जो हमला किया गया है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, जबकि ये तो पता था कि वेस्ट बैंक में महीनों से इस तरह की चीजें चल रही हैं। द वेस्ट बैंक, जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, हैज सीन वायलेंस, वो वायलेंस देख चुका है ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि उसने रोजमर्रा की हिंसा देखी है इन रिसेंट मंथ, पिछले कुछ महीनों में। बिफोर सैटरडेज अटैक, सैटरडे के अटैक से पहले सम 200 फिलिस्तीनियंस एंड 30 इजरायलीज वर किल्ड, यानी कि करीब 200 तो फिलिस्तीन वाले और 30 जो है इजरायलीज वाले वर किल्ड, मारे गए थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कैट किल्ड रैट, इसका मतलब है बिल्ली ने चूहे को मारा था। तो बिल्ली ने तो ये एक्शन किया था, पर चूहे के साथ तो ये एक्शन हुआ था। तो अगर मैं रैट की बात करूं, तो चूंकि रैट के साथ ये एक्शन हुआ था, तो मैंने किल की जगह होने की सेकंड फॉर्म डाली है। रैट वॉज, यानी कि रैट के साथ हुआ था ये वाला एक्शन, किल्ड, यानी कि रैट किल्ड, यानी कि मरी हुई अवस्था में हो गया था, यानी कि उसे मारा गया था। तो यहीं पे हम बात करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर की, क्योंकि वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा 30 इजराइल के लोग और 200 फिलिस्तीन के लोग वर किल्ड, मारे गए थे दिस ईयर अलोन, अकेले इसी साल। द बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, लार्जली इग्नोर्ड, उन्हें बड़े पैमाने पर इग्नोर किया था द वायलेंस, हिंसा को, एंड वेंट अहेड, और वो आगे बढ़े थे विद इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस, अपनी दूसरी पॉलिसी की प्रेफरेंस को लेकर। यानी कि वो वहां पे वेस्ट बैंक में होने वाली हिंसा को उन्होंने इग्नोर किया, और क्या करा, उनकी जो दूसरी प्राथमिकताएं थी उनको लेके वो आगे बढ़े, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। इंक्लूडिंग, इंक्लूड करते हुए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने प्रेफरेंस लिखा है, उनकी प्राथमिकताएं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है कि उनकी प्रेफरेंसेस जो है क्या, इंक्लूड करते हुए, यानी कि उन प्राथमिकताओं में शामिल है क्या, ओवरहोल ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी का ओवरहोल। ओवरहोल का मतलब एक तरह से संपूर्ण उसका परिवर्तन, यानी कि पूरी तरह से उसे चेंज कर देना। द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन, और इजरायली जो मिलिट्री है उसने क्या किया था, उसने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया था इन गाजा में एट स्टेबल इंस्टेबिलिटी। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर,
और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अस्थिरता। इंग्लिश में एक अलंकार होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है एक तरह से विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है स्टेबल इनस्टेबिलिटी। स्थिर अस्थिरता, भाई अस्थिरता है तो स्थिर कैसे है, स्थिर है तो फिर अस्थिर कैसे है। पर कहने का मतलब यह है कि वहां की सिचुएशन जो है अनस्टेबल है, और वो उनकी अनस्टेबिलिटी स्टेबल रूप से चल रही है, यानी कि लगातार वो अस्थिर ही बनी हुई है। तो ये वाली सिचुएशन इजरायली मिलिट्री वहां पे डिस्क्राइब करती है गाजा में। नथिंग दैट ए सिचुएशन तो वोलेटाइल वाज अंडर कंट्रोल, नोट करते हुए दैट द सिचुएशन तो वोलेटाइल, यद्यपि वहां की सिचुएशन जो है बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। अब यहाँ पे अस्थिर का यहाँ पे मतलब क्या है, वोलेटाइल ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत जल्दी, जैसे पेट्रोल जैसी चीजें होते हैं, बहुत ही वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो यानी कि बहुत ही तेजी से बदलने वाली स्थिति है, बट अंडर कंट्रोल थी। तो वहां पे उन्होंने जो इजरायली मिलिट्री थी उन्होंने ये नोट किया कि अस्थिर है पर फिर भी अंडर कंट्रोल है। एंड देन केम द हमास अटैक, और उसके बाद आता है हमास का अटैक। रिमिनिसेंट ऑफ द 1973 योम किपोर वार। रिमिनिसेंट का मतलब कुछ बचे हुए से, यानी कि कुछ याद। और इस अटैक ने क्या दिला दिया, कुछ याद दिला दिया, जो 1930 की योम किपुर वार हुई थी। योम किपुर पहली बात तो यहूदियों का एक त्योहार होता है, जिसमें वो फास्टिंग वगैरह करते हैं, मतलब अपनी धार्मिक चीजों को फॉलो करते हैं, पवित्रता का निर्वाह करते हैं। और इसे योम किपुर वार कहा गया था, जिसमें इजिप्ट, सीरिया वगैरह ने, अरब के देशों ने हिला के रख दिया था इसको, इसराइल को, मतलब एक साथ मिलकर उस पर अटैक किया था। तो इन्होंने किया था वार को याद दिला देता है, जब इजिप्ट सीरिया ने क्या किया था, शुक इसराइल, इसराइल को हिला दिया था। हमास एंड इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस जो हमास है, जो मुस्लिम मिलिटेंट का मतलब जो लड़ाके हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट कैरिड आउट सुसाइड अटैक्स। और उन्होंने क्या किया था, सुसाइड अटैक को कैरी आउट किया था, आत्मघाती हमले किए थे इन 1990s, 1990 के दौर में, एंड अर्ली 2000s, और जो 2000 का शुरुआती ईयर का हिस्सा था उसमें शोड नो डिस्टिंक्शन। और उन्होंने कोई अंतर नहीं किया था बिटवीन सिविलियंस, सिविल लोगों में और सोल्जर्स में, यानी कि उनके सामने सोल्जर्स थे या सिविलियंस थे, सबको बेदर्दी से मारा था। डीलिंग द ब्लडिएस्ट ब्लो और टू इसराइल। और उन्होंने डील किया था सबसे ब्लडिएस्ट, यानी कि सबसे खून खराबे से भरा हुआ हमला था ये इसराइल के ऊपर इन रिसेंट हिस्ट्री, जो फिलहाल हिस्ट्री है उसमें। द अटैक रेजिज मोरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चन। अब हमारे एडिटर साहब बोलते हैं कि ये जो अटैक है ये उठाता है कुछ मोरल, यानी कि कुछ नैतिक, और कुछ प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक, वैसे तो व्यवहारिक को हम प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, पर प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब होता है जो रिजल्ट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जिसका रिजल्ट निकले। एक ऐसा क्वेश्चन उठाता है हमास इंडिस्क्रिमिनेशन। हमास का जो इंडिस्क्रिमिनेट वायोलेंस था, वैसे देखो, अगर हम यहाँ पे एक वर्ड की बात करें, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है भेदभाव करना। अब ये भेदभाव करना जो है वो कभी अच्छा वर्ड होता है, कभी बुरा। देखो, अगर मैं दो बच्चों के बीच में भेद करता हूँ, एक को खाने को ज्यादा देता हूँ, एक को नहीं देता हूँ, तो ये तो गंदे वाला भेदभाव है। लेकिन अगर मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं और चारों की मेरिटल स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड अलग है, और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे भेदभाव करना पड़ेगा, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस के हिसाब से उन्हें अलग अलग काम देना पड़ेगा। किसी को थोड़ा भारी काम दूंगा, किसी को थोड़ा हल्का काम दूंगा, किसी को दूसरी तरह से कराने की कोशिश करूंगा, किसी को थोड़ा सजा फालतू देनी पड़ेगी। तो यहाँ वाला भेदभाव अच्छा है, क्योंकि ये वाला भेदभाव का मतलब क्या होता है कि हमें एक साथ किसी भी तरह से अलग अलग ट्रीट करते हुए एक परफॉर्मेंस पे बच्चों को लाना होता है। अब यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट का अपोजिट हो जाता है, कि जहाँ कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर गोलियां चलाने वाला कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, उसके सामने बच्चा आता है, औरत आती है, सिविलियन आता है, आर्मी मैन आता है, सबको एक तरफ से जान से मार रहा है वो, तो इसे बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, यानी कि अंधाधुंध जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। बट इनडिस्क्रिमिनेट का लिटरल यानी कि शाब्दिक अर्थ अंधाधुंध नहीं होता है। तो हमास का जो इनडिस्क्रिमिनेट वायोलेंस है, अकॉर्डिंग हम देखें, जो अंधाधुंध हिस्सा है अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस, इसराइल के सिविलियंस के अगेंस्ट, इज रपंजेंट एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीन कोज। वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, रिपंजेंट है, यानी कि जिसमें थोड़ा सा गुस्सा, दर्द, या किसी के खिलाफ
घृणा शामिल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट है, यानी कि ये निंदनीय काम है एंड इज़ नॉट गोइंग टू हैव पैलेस्टीन कॉज़। और इस तरह के हमलों से फ़िलिस्तीन के किसी हित को हेल्प मिलने नहीं जा रही है इन एनी वे किसी भी तरह से। ऑन द कंट्री, अब इसके अपोजिट को देखते हैं, इट विल पुट मोर पैलेस्टीनियन लाइव्स एट रिस्क। ये क्या कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके फिलिस्तीनियन की जिंदगी को खतरे में डाल देगा। क्यों? एज का मतलब यहाँ क्योंकि है, क्योंकि इसराइल, अब देखो कौमे से अलग किया है, अब इसराइल के बाद इस सारे के सारे कौमों को अलग पढ़ेंगे तब हमें वर्ब मिलेगी। इसराइल इज पाउंडिंग, यानी कि इसराइल बहुत बुरी तरह से हमला कर रहा है। और इसराइल के बारे में क्या लिखा है, इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज, उसी तरह से डिसरिगार्ड करते हुए सिविलियन कैजुअलिटीज को, यानी कि आम लोगों की मौत को उसी तरह से बेपरवाही से देखते हुए क्या कर रहा है, बहुत बुरी तरह से पाउंड कर रहा है। पाउंड का मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत तेजी से बार बार प्रहार करते हो, जैसे किसी चीज को कूटने पीसने के लिए वो मूसली वगैरह से उसे पीटा जाता है। तो इसराइल के केस में हम क्या कर रहे हैं, वो भयानक तरह से हमला कर रहा है द बिसीज्ड एनक्लेव पर। बिसीज्ड एनक्लेव का मतलब क्या होता है, बिसीज्ड का मतलब होता है जो घेरा हुआ है, यानी कि जो इसराइल का हिस्सा, उसने फिलिस्तीन का जो हिस्सा घेरा हुआ है। एनक्लेव का मतलब होती है कॉलोनी। इसका मतलब एनक्लेव मतलब वो हिस्सा जो किसी दूसरे देश ने अपने कब्जे में ले लिया है, किसी दूसरे देश के, तो उस पे क्या कर रहा है, तो वो उस बिसीज्ड एनक्लेव पे, वो अपने घेरे हुए हिस्से पे क्या कर रहा है, बहुत ही भयानक रूप से हमला कर रहा है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, जो फिलिस्तीन की जो क्षेत्र हैं उसकी जो सीमाएं हैं, अंडर द योक ऑफ लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन, जो योग के अंडर रही है लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे देर तक चलने वाला, ऑक्यूपेशन का मतलब हम पहले से बताते आ रहे हैं, कब्जा। और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं योग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, अगर योग की बात करें, जैसे किसानों को खेत जोतना होता था तो पहले वो क्या करते थे, दो बैलों की जोड़ी लेते थे और उनकी गर्दन पे एक लकड़ी का ऐसे वो रख के और एक साथ उन्हें जोड़ देते थे। आम जिंदगी की बात करें तो ये दो बैलों को उस लकड़ी के डंडे से जो उनकी गर्दन पे लगा के जोड़ते थे, वो गुलामी का प्रतीक हुआ। तो यानी कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया फिलिस्तीन ने उनकी टेरिटरी को कब्जाया हुआ है। तो ये जो सबसे ज़्यादा योक है, यानी कि जो गुलामी मानते हैं, वो एक गुलामी का प्रतीक है, उनके हिस्से को कब्जाया हुआ। तो वो जो ऑक्यूपेशन है इन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का, तो ये क्या है? तो ये जो ये चीज़ क्या है? हैव बीन ए फ्यूमिंग वोल्केनो। और ये चीज़ क्या है? ये फिर हैव बीन आ गया, यानी कि रही है, अभी इस लंबे टाइम से रही है। फ्यूमिंग, फ्यूम करता हुआ, यानी कि जिसमें से धुआँ उठ रहा है। फ्यूमिंग वोल्केनो, ज्वालामुखी, यानी कि एक ज्वालामुखी तरह से इससे जो है सुलझ रही है और जिसमें बार-बार ऐसे ही विस्फोट होते रहे हैं, जैसे ही हमास का अभी रिसेंट अटैक हुआ है। देयर इज नो पीस प्रोसेस, वहां पर कोई शांति की प्रक्रिया नहीं रही है। इसराइल हैज कंटिन्यू, इसराइल ने कंटिन्यू किया है टू बिल्ड सेटलमेंट्स, वहां पे अपनी छोटे छोटे सेटलमेंट यानी कि बस्तियां बसाई हैं इन द वेस्ट बैंक, उस वेस्ट बैंक में। रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स, अपने सिक्योरिटी बैरियर्स को रेज करते हुए, यानी कि बस्तियां बना ली है और वहां पे सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी है। वो बैरियर्स जो है उसने सिक्योरिटी के बढ़ा दिए हैं। एंड चेक पॉइंट्स, और चेक पॉइंट्स वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है। लिमिटिंग फेलिस्तीनियन मूवमेंट, और फेलिस्तीनियन मूवमेंट को वहां पे बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है इसराइल ने। एंड नेवर हेजिटेटिंग, और कभी हिचका नहीं है टू यूज फोर्स, बल का प्रयोग करने में, और कलेक्टिव पनिशमेंट या सामूहिक दंड देने में, टू कीप ऑर्गेनाइज फेलिस्टीनियन अंडर चेक, यानी कि उन संगठित हुए भी फेलिस्टीनियन को अंडर चेक, अपने अंडर, यानी कि रोकथाम करने के लिए, उन्हें रोक कर रखने के लिए किसी भी तरह से इसराइल हिचका नहीं है। दिस स्टेटस को, ये पहले भी कई बार आता रहा है। स्टेटस को लैटिन भाषा की टर्म है, जिसका मतलब होता है कि ये जो यथा स्थिति है, यानी कि इसराइल ने उनके जगहों को कब्जा किया हुआ है बहुत दिनों से, उस पे वो कब्जा उनका चला आ रहा है और एक वोल्केनो की तरह से वो स्थिति सुलझती है। तो ये जो यथा स्थिति है, जो ये स्थिति बनी हुई है काफी टाइम से, हैज ओनली टर्न फेलिस्तीनियंस, इसने फेलिस्तीनियन को किया है, बनाया है मोर एंड मोर रेडिकल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें कट्टर किया है। एंड हमास इवन स्ट्रोंगर, और हमास को तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इसराइल हैज नाउ डिक्लेयर्ड वॉर, अब इसराइल क्या कर चुका है, वॉर डिक्लेयर कर चुका है, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है। बट पास्ट अटैक्स, पिछले अटैक्स को देखें, ग्राउंड इन्वेजन, जो जमीनी हमले हुए हैं, एंड एयर स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक्स हैं, हैव डन लिटिल, इन्होंने बहुत ही कम किया है टू वीकन हमास, हमास को कमजोर करने के लिए। यानी कि हमारे एडिटर साहब बोलते हैं कि पिछले जो अटैक हुए हैं, ग्राउंड अटैक हुए हैं हमास के ऊपर, एयर स्ट्राइक हुआ है हमास के ऊपर, और उसने हमास को कमजोर करने के लिए बहुत कम किया है, यानी कि उससे हमास बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है।
वेस्ट एशिया जो पश्चिम एशिया है हैज आल्सो विटनेस, उसने विटनेस किया है, उसने भी देखा है क्या, जियोपॉलिटिकल एंड रीअलाइनमेंट। जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें तो जियो का मतलब होता है जियो, जियो का मतलब भूगोल से होता है, यानी कि जमीन से जो होती है। और जो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? जियो और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब कहीं राजनीतिक अंतर देखने को मिलता है दोनों के बीच में, और कहीं जमीनी मामला लेके गड़बड़ है दुनिया के बीच में, कहीं राजनीतिक लड़ाई है, कहीं भौगोलिक लड़ाई है, किसी ने किसी कब्जे को कब्जाया हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, तो इसराइल ने तो रीअलाइनमेंट देखा है। अलाइन करना का मतलब क्या होता है? अलाइन करने का मतलब कुछ चीजें तालमेल में आना, जैसे गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट कराते हैं कि सबके एंगल वेंगल एक साथ रहे। अब ये रीअलाइनमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लिया हमास के अटैक से पहले ये कंट्री एक अलाइनमेंट में थे, यानी कि ये सब तालमेल से आपस में सहयोग बढ़ा के काम कर रहे थे। जैसे अभी G20 में इंडिया ने कहा भी था कि एक कॉरिडोर बनाएंगे हम, जो इधर सऊदी अरब वगैरह से होता हुआ इसराइल तक पहुंचेगा। अब क्या हुआ? अब ये नया रीअलाइनमेंट होगा, पता नहीं सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा होगा या फिर वो फिलिस्तीन का पक्ष लेगा, या कौन कंट्री किसके साथ जाएगा, यानी कि एक रीअलाइनमेंट बनेगा, एक नई संरचना बनेगी, नए गठबंधन बनेंगे इन रिसेंट ईयर्स। तो इस वेस्ट एशिया ने काफी ज्यादा रीअलाइनमेंट देखे हैं फ्रॉम द इजराइल अरब रिकॉन्सिलेशन। कौन कौन से रीअलाइनमेंट? यहाँ इजराइल और अरब रिकॉन्सिलेशन से लेके, यानी कि इजराइल और अरब का झगड़ा खत्म हुआ, वो आपस में नजदीक आए, एंड द ईरान सऊदी डिटॉन्ट, जो ईरान और सऊदी इसका सऊदी अरेबिया का जो डिटॉन्ट हुआ है, यानी कि वहां पे टेंशन कम हुई है। बट दीज चेंजेस, यानी कि ये जो परिवर्तन है, हैव कन्वीनियंटली साइड स्टेप, पर इन्हें बहुत कन्वीनियंटली साइड स्टेप कर दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल चीजें नहीं होती हैं जियोपॉलिटिकल अगर एंगल से देखा जाए तो। स्टेप साइड कर देते हैं द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन को, यानी कि हाल के वर्षों में जो नए अलाइनमेंट बने हैं, जैसे सऊदी अरब इसराइल के नजदीक आया है, और इस तरह की कुछ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जो आपस में नए रीअलाइनमेंट बने हैं, इन्होंने हमेशा क्या किया है? फिलिस्तीन के ऑक्यूपेशन को साइड स्टेप किया है, यानी कि खुल के फिलिस्तीन के कब्जे के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, उसका मुद्दा नहीं उठाया है। वेस्ट एशियाज ओरिजिनल सिन, और पश्चिमी एशिया का ओरिजिनल सिन ही ये है, लेटिंग द स्टेटस को प्रिवेल, कि उन्होंने इस स्टेटस को प्रिवेल रहने दिया है, यानी कि उसे जो का तू चलने दिया है। जो चीज फैली हुई है, जो चीज वर्तमान परिस्थिति में मौजूद है, उसे ऐसे ही रहने दिया है। बट द स्टेटस को कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ये जो स्टेटस को है, कैन नॉट प्रिवेल, वो बना नहीं रह सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंस, बिना परिणाम के। यानी कि अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो ये जो स्टेटस को है वो बिना परिणाम के बना नहीं रह सकता, यानी कि इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा, क्योंकि जिसका जमीन कब्जे में है दूसरे के, वो कैसे वो करेगा भाई? कुछ हरकत तो करता रहेगा। इफ इसराइल एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर, अगर इसराइल या दूसरे क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय जो प्लेयर्स हैं, वांट लास्टिंग पीस, अगर वो अंत तक बने रहने वाली शांति चाहते हैं, एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और रीजन में वो स्थिरता चाहते हैं, तो देयर फोकस मस्ट टर्न, तो उनका फोकस जरूर घूमना चाहिए टू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, एक सोल्यूशन को फाइंड करने की तरफ। अब ये फाइंडिंग क्यों लगा है? देखो, ये जो वर्ब की एनजी फॉर्म है, नाउन का काम करती है, यहाँ पे जीरन बनाया गया है, यानी कि उनका फोकस इस चीज की तरफ टर्न होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यू टू जो है किसी चीज के डायरेक्शन में संकेत करने के लिए भी तो होता है ना। जैसे हमने कहा ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो किसका एडिक्ट है? वो ड्रग्स का एडिक्ट है, यानी कि उसका एडिक्शन ड्रग्स की तरफ है। तो ड्रग्स तो यहाँ पे बनी बनाई नाउन हो जाती है, उसका एडिक्शन है उस तरफ। लेकिन अगर हम कहें वो स्मोकिंग का एडिक्ट है, तो उस वर्ब को आईएनजी लगा के नाउन बनाना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो वही कह रहे हैं कि उनका फोकस टर्न होना चाहिए, किधर फोकस टर्न होना चाहिए? टू फाइंड करने की तरफ, क्या सॉल्यूशन, समाधान, टू द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन, यानी कि उन्हें फिलिस्तीन वाले क्वेश्चन का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर ये सारे के सारे इंटरनेशनल और जो रीजनल प्लेयर हैं, अगर वो वहां पे शांति चाहते हैं, प्लेयर का मतलब जो राजनीतिक लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, जो जिनसे उनके वहां पे हित जुड़े हुए हैं, वो वाली चीजें। द मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू, और जो मिलिट्री ऑपरेशन है बिना एड्रेस किए, यानी कि बिना
अब ये देखो ये फिर जीरंडी है, यानी कि विदाउट दिस थिंग, इस चीज के बिना, यानी कि एड्रेस किए बिना, सही किए बिना, इसको कोर इशू जो मेन मेन मुद्दा है, वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशन, वो केवल कॉस्मेटिक इंटरवेंशन होगा, यानी कि वो केवल कॉस्मेटिक हस्तक्षेप होगा। कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कॉस्मेटिक क्यों यूज किया जाता है चेहरे पे, नकली खूबसूरती पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक का मतलब हम देखेंगे दिखावटी, कि तब तक वो इस मिलिट्री इंटरवेंशन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा जब तक कोर इशू सॉल्व नहीं कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ आज पक्ष रखा है हमारे एडिटर साहब ने, और पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो टॉपिक अच्छा था आपका, आसान पैसेज है, पढ़ के देखें आप फिर से, और देखें क्यों इस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से कैसा मीनिंग मिलता है। कल फिर मिलते हैं आपके साथ नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।